नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तुगलक डायनेस्टी आज के सेशन में हम लोग पूरा फिनिश करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करते हैं कि तुगलक कौन थे। ठीक है, और कितने साल तक उनका रूल था दिल्ली सल्तनत पे। तो देखिए, तुगलक डायनेस्टी बेसिकली 1320 में खिलजीज खत्म हो गए थे। तो खिलजीज के बाद फिर फाइनली आपका तुगलक डायनेस्टी आती है। 1320 से 1412 AD तक आपका इनका रूल रहता है। बेसिकली ये भी टर्क्स हैं, तुगलक भी टर्क्स हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपके स्लेव डायनेस्टी में टर्क्स थे, उसी तरीके से तुगलक डायनेस्टी में भी आपके टर्क्स थे। ठीक है, लेकिन खिलजी आपके अफगान थे। ठीक है, ये सब हमें मालूम है। ठीक है, फाउंडर तो अब बेसिक हम लोग जितने भी आपके रूलर्स थे उनके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद फिर डिटेल में सबको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक बातें कि सबसे पहले फाउंडर कौन थे। फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक फाउंडर था। आखिरी रूलर था नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद लास्ट था। तो ये कुछ बातें हम लोगों को इंपॉर्टेंट याद रखनी है। फिर ये नासिरुद्दीन महमूद की वजीर का नाम था मल्लू इकबाल। मल्लू इकबाल वॉज द वजीर ऑफ नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, अच्छा, गियासुद्दीन तुगलक सबसे पहला जो फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का, 5 साल बेसिकली रूल करता है 1320 से 1325। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि गियासुद्दीन तुगलक का टाइटल था अल शहीद। हमें कैसे पता है इसका टाइटल अल शहीद था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो कॉइन्स निकाले गए थे, उन कॉइन्स में अल शहीद मेंशन्ड है। तो ये अल शहीद किसके बारे में बताया गया है? गियासुद्दीन तुगलक को ही अल शहीद से डिस्क्राइब किया गया है, मतलब से रेफर किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए अल शहीद जो है किसका टाइटल है, तो आप कहेंगे गियासुद्दीन तुगलक का। फिर आपसे पूछा जाए कि अल शहीद किसके कॉइन्स में मेंशन्ड है, तो आपको लिखना होगा, आंसर करना होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक आता है। अभी शॉर्ट में देख रहे हैं हम लोग सारे रूलर्स। तो 1325 से 1351 रूल आता है मोहम्मद बिन तुगलक का। इसका भाई निकनेम था अबुल महाजिद, ओरिजिनल नेम था मलिक फखरुद्दीन जौना खान। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जौना खान किसको बोलते थे? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो उसके बाद आगे जाके एक सिटी डेवलप की गई जौनपुर। जौनपुर जो इसके जो भाई है फिरोज शाह तुगलक, जो आगे देखेंगे फिरोज तुगलक, इसने जौनपुर बनाया। जौनपुर का नाम जो है, जौनपुर किसके नाम से पड़ा? तो जौना खान जो है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो ओरिजिनल नेम था उसके नाम से पड़ा। ठीक है, टाइटल मिला मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खान का, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, ये सब आगे भी देखेंगे हम लोग। इसके बाद भाई फिरोज तुगलक आता है। फिरोज तुगलक बेसिकली इसका चचेरा भाई होता है मोहम्मद बिन तुगलक का। तो 1351 से लेके 1388 तक रूल करता है। ओरिजिनल नाम होता है इसका कमलुद्दीन फिरो। कमलुद्दीन फिरो होता है इसका ओरिजिनल नाम। ठीक है, अच्छा, यहां पे एक स्पेशल बात यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद फिरोज तुगलक ऑटोमेटिक चॉइस नहीं था। तो जो आपके नोबल्स वगैरह है उन्होंने इलेक्ट किया था फिरोज तुगलक को। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए इलेक्टेड सुल्तान कौन था, तो वो फिरोज तुगलक वाज द इलेक्टेड सुल्तान। कई सारे टाइटल भी हैं, जैसे कि सईद उस सलातीन। सलातीन एक काफी फेमस आपका एक रूलर हुआ करता था, है ना? तो उसके नाम से कैलिफ था, खलीफा था सलातीन नाम का। ठीक है, तो इसको सैयद उल सलातीन भी इसका टाइटल था फिरोज तुगलक का। जयसिंह ऑफ सल्तनत या अकबर ऑफ सल्तनत, ये सब भी नाम थे, आपके टाइटल थे, सॉरी, फिरोज शाह तुगलक के। आगे अगर हम लोग बढ़े तो उसके बाद कुछ और रूलर्स आते हैं। मेन रूलर्स यही हैं, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। इसके बाद आपके कुछ रूलर्स आते हैं, उनके नाम शॉर्ट जल्दी से देख लेते हैं। तो उसके बाद आता है गियासुद्दीन तुगलक सेकंड या तुगलक शाह। 1388 से 1389 एक साल रूल करता है। फिर अबू बकर शाह, वो भी एक साल रूल करता है, 1389 से 1390। ठीक है, उसके बाद आता है नासिरुद्दीन महमूद शाह, ये 4 साल रूल करता है, 1390 से 1394 तक। ठीक है, उसके बाद कुछ महीनों के लिए अलाउद्दीन सिकंदर शाह बनता है रूलर। ठीक है, तो ये आपके 4 रूलर्स हैं, बिल्कुल ज्यादा समय तक रूल नहीं करते। फिर नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ये बनता है राजा, और 1394 से 1412 AD तक ये रूल करता है। और इसी के दौरान, मतलब आपका 1398 में तैमूर अटैक करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो तैमूर है ये किसके टाइम पे इसने इंडिया में इन्वेड किया था, तो वो है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक।
चलिए अब हम लोग देखते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एकदम डिटेल में सारे जो रूलर्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग गियासुद्दीन तुगलक, जो कि था फाउंडर। यहाँ पे आप उसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, 1320 से 1325, ठीक है। इसका रियल नेम था गाजी मलिक, गाजी मलिक था। और भाई इसका टाइटल जो था अल शहीद था, जैसे कि हमने देखा किसके कॉइन से, मोहम्मद बिन तुगलक के जो कॉइन्स में अल शहीद मेंशन्ड है, जो किसको रेफर किया गया है, गियासुद्दीन तुगलक को रेफर किया गया है, ठीक है। ये था फाउंडर ऑब्वियसली। और ये 6 सितंबर 1320 को इसका कोरोनेशन होता है, थ्रोन पे बैठता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दो बातें और हैं। जलालुद्दीन खिलजी जो आपका फाउंडर था खिलजी वंश का, और गियासुद्दीन तुगलक जो फाउंडर था तुगलक वंश का, इन दोनों में कुछ बातें कॉमन है। जैसे कि ये दोनों जो प्रीवियस रूलर्स थे उनके हेड गार्ड्स के रूप में काम करते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे वो लोग। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जैसे कि आप समझ रहे हैं कि देखिए ये हमारा, हमने भारत का मैप बनाने की कोशिश की है, तो आप देखिए तो नॉर्थ वेस्ट रीजन है ना ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में जहां पे ये भी आजकल का पाकिस्तान अफगानिस्तान वगैरह है, ठीक है, खुरासान, तो ये सब एरिया, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने का काम इन दोनों ने किया अपने जो पुराने रूलर्स के लिए, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने भी आपके कमांडर थे। तो बेसिकली अगर आपको याद हो तो खिलजी से पहले स्लेव डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था जिसका नाम था कयूमार बेसिकली कैकुबाद के बाद आता था कयूमार। तो इसके टाइम पे जलालुद्दीन खिलजी कमांडर था कयूमार का और गार्ड करता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। बाद में इसने इसको मार के आपका रूलर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद तो चलो मेन चीज जो हमको ध्यान में रखनी है कि कॉमन जो बात है जलालुद्दीन और गियासुद्दीन तुगलक में दोनों ही आप कहते हैं हेड गार्ड्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। और दूसरा इनका पॉइंट है कि ये वेलफेयर और कंपैशन पॉलिसी को फॉलो करते थे, बिल्कुल वेलफेयर करते थे और काफी कंपैशनेट होते थे अपने एनिमीज के प्रति, ठीक है, जो एक बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं मानी जाती, बट एनीवेज तो ये इनका ये कंपैशन का पॉलिसी देखा गया है, ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक का और जलालुद्दीन खिलजी का। आगे बात करते हैं इनके और पॉलिसीज की। गियासुद्दीन तुगलक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये करा गियासुद्दीन तुगलक ने कि पोस्टल सिस्टम को एकदम बढ़िया कर दिया। यानी कि आपके जो ये तुगलक है, तुगलक का पोस्टल सिस्टम बहुत अच्छा हुआ करता था और ये स्टार्ट हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे, ठीक है। इन्होंने कहा हर 2/3 ऑफ अ माइल में एक पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। पोस्टल सिस्टम बढ़िया करना है तो कम कम डिस्टेंस के में आपको एक पोस्ट ऑफिस देखने को मिलेगा। और ये इसका जो पूरा डिटेल्ड अकाउंट है, इब्न बतूता आया था, आगे देखेंगे हम लोग, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे उसने ये पूरा डिटेल्ड अकाउंट हम लोग को बताया है कि पोस्टल सिस्टम अच्छा था तुगलक के टाइम पे, ठीक है। ये पहला ऐसा सुल्तान था गियासुद्दीन तुगलक जो आपके वेलफेयर ऑफ फार्मर्स के बारे में इसने काफी सोचा और टैक्स बर्डन काफी कम किया, ठीक है। और इसके टाइम पे देखिए ये भी एक स्टॉन्च इस्लाम का बिलीवर था इसलिए, और आपका इसने मैन्युफैक्चरिंग और सेल पे रोक लगा दी लिकर के, ठीक है, गैम्बलिंग पर बैन लगा दिया, म्यूजिक पर बैन लगा दिया। तो ये सब काम थे मोहम्मद बिन कह रहा हूं आपके गियासुद्दीन तुगलक के, ठीक है। और उलेमास को काफी लैंड दिया जाता था, उसको भी कम कर दिया गया, ठीक है। अमीर खुसरो कोर्ट पोएट था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक और उसको 1000 टन का पेंशन दिया जाता था। टन का मतलब सिल्वर कॉइन, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक टन का होता था, एक होता था जीतल होता था कॉपर कॉइन, टन का होता था सिल्वर कॉइन, ठीक है। ये आगे जाके और डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी आप बात करते हैं यहाँ पे देखिए उसने जो है बेसिकली म्यूजिक पे भी बैन लगा दिया था। तो यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया के साथ भी उसके अच्छे रिलेशन नहीं थे गियासुद्दीन तुगलक के, ठीक है। तो इसने जो भाई निजामुद्दीन औलिया सूफी सेंट था तो उसके यहाँ पे समा वगैरह अब देखेंगे आगे चल के कि एक समा का प्रोग्राम कराते थे जहां पे म्यूजिकल प्रोग्राम हुआ करता था आपके इन सूफी सेंट्स का। तो निजामुद्दीन औलिया के जो प्रोग्राम है ना, आपका जो सॉन्ग और डांस का जो मजलिस लगता था उसको बैन कर दिया गया, क्योंकि कहा कि भाई म्यूजिक में ही बैन है, म्यूजिक आप बजा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये बात है। इसके अलावा इसने एक लीगल कोड क्रिएट किया था। भाई लीगल कोड मतलब लॉज वगैरह जो नहीं हम लोग का आईपीसी सीआरपीसी होता है ना, उन्होंने उसी प्रकार से एक लीगल कोड बनाया था गियासुद्दीन तुगलक ने। टैक्स वो लेता था, बहुत ज्यादा नहीं लेता था, 1/5 से लेके 1/3 तक इसका टैक्स होता था। और अगर गलती से अगर फैमिन आ जाए तो टैक्स की माफी भी दिया जाता था। तो ये देख सकते हैं आप, कंपैशनेट रूलर हुआ करता था, ठीक है।
अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा लड़ाई झगड़े की। तो बेसिकली इसने वारंगल का कैंपेन किया था 1321 में, और उसके 3 साल बाद 1324 में बंगाल का कैंपेन किया था। 2 ही कैंपेन कर पाया था। वैसे तो आपका 1320 से लेके 1325 तक ही रूल किया। उसके बीच में 1321 में तो वारंगल में कैंपेन किया, साउथ में चला गया, और 1324 में ये अपना ईस्ट की तरफ गया, बंगाल कैंपेन किया जफर खान के साथ। जफर खान एक और कमांडर था, ठीक है। ये सारे कमांडर थे, और ये सारे कमांडर बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के थे, ठीक है। तो गयासुद्दीन खिलजी भी आपका मिलिट्री कमांडर था ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी का टाइम, ठीक है। और उसने बहुत बढ़िया काम किया था, तो उसको गवर्नर ऑफ दीपलपुर बनाया था। उससे पहले गवर्नर ऑफ मुल्तान भी बनाया था। गवर्नर ऑफ मुल्तान बनाने के बाद फिर गवर्नर ऑफ दीपलपुर बनाया गया था गयासुद्दीन तुगलक को, ठीक है। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये सब जो है आपके गयासुद्दीन तुगलक, जफर खान, ये सब आपके अलाउद्दीन खिलजी के ही कमांडर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो बाद में जाके भाई गयासुद्दीन तुगलक राजा बनता है, और फिर तो कहानी हम लोग आगे अभी पढ़ देखेंगे। तो देखिए, गयासुद्दीन तुगलक हो गया। इसके बाद इसका बेटा रूल करता है 1325 से 1351 एडी में रूल करता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी फोटो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं। ओरिजिनल नेम हमने जैसे कि बताया मलिक फखरुद्दीन जौना खान याद रखना है आपको, और उसको अबुल मुजाहिद भी बोलते थे, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। टाइटल उलू खान भी बोलते थे, और अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह भी बोलते थे। उसके कॉइन्स में मेंशन्ड है अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, ठीक है। अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह इसके कॉइन में मेंशन्ड है। तो ये बेसिकली नाम किसका है? मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। चलिए, ये देखा हमने, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम कॉइन्स में ये मेंशन्ड है। और मोहम्मद बिन तुगलक के कॉइन्स में आपका गयासुद्दीन तुगलक का क्या नाम मेंशन्ड है? अल शहीद। ये हमने ऑलरेडी देखा है, ये अल शहीद मेंशन्ड होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा एजुकेटेड सुल्तान कौन था दिल्ली का? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। कैलीग्राफी अच्छी कर लेता था। कैलीग्राफी मतलब सुंदर सुंदर जो आकृति आप बनाते हैं ना, वर्ड्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। मतलब मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जो लोग करते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो ये कैलीग्राफी करता था, पोएट था, ठीक है। और फेमीन कोड बनाया था। फेमीन कोड एक्चुअली इसके टाइम पे एक बहुत ही भीषण फेमीन आ गया था, तो काफी सारी उल्टी सीधी चीजें हुई हैं इसके टाइम पे, आगे देखेंगे हम लोग। तो इसके टाइम पे फेमीन आ गया था, तो उसको फाइट करने के लिए इसने एक फेमीन कोड को क्रिएट किया था। और 20 मार्च 1351 वो ये इसका डेथ हो जाता है। तो ये सब बातें हो गई। अच्छा, ये जो था पहला ऐसा सुल्तान था टू ड्रिंक गंगा वाटर, यानी कि हिंदू के फेस्टिवल्स। तो ये एक रिलीजियस फैनेटिक नहीं था, हिंदूज को भी राइट्स दिया करता था। हिंदूज के साथ ये फेस्टिवल्स जैसे होली वगैरह सेलिब्रेट किया करता था। गंगा वाटर भी इसने ड्रिंक किया था। तो बेसिकली हिंदूज के प्रति ये सॉफ्ट था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। कोरोनेशन के बाद इसने नाम ले लिया। नाम तो इसका था जौना खान, हमें मालूम है। तो कोरोनेशन के बाद इसने मोहम्मद नाम लिया था। और लाल भवन के, एक लाल भवन है, लाल महल है किसका? बलबन का। तो इस लाल महल में काफी लोगों का कोरोनेशन हुआ है, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी का भी हुआ है और मोहम्मद बिन तुगलक का भी हुआ है, इसी लाल भवन ऑफ बलबन में, ठीक है। तो यहां पे बात कर लेते हैं, जब इसकी बात कर ही रहे हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ इसके कुछ सिमिलैरिटीज हम लोग देखेंगे। तो पहली बात तो कोरोनेशन वाली हो गई कि दोनों का कोरोनेशन एक ही जगह में हुआ था। कहां पे? लाल भवन ऑफ बलबन। उसके बाद इसने कहा दोनों ही आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है नॉन टर्क्स को देते थे, ठीक है। नॉन टर्क्स को देते थे। ये आपके तो थे तुगलक तो टर्क थे। तो आपने देखा होगा जो स्लेव डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी में सारे लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देते थे, कहते थे कि भाई अगर आप टर्क हो तभी मिलेगा। लेकिन दोनों के टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी, ये जो प्रथा है कि केवल टर्क्स को ही एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलेगा, ये खत्म कर दिया गया। कहा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव आप पोस्ट तभी जीतेंगे अगर आपको मेरिट होगा आप में। तो मेरिट के बेसिस पे इसने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देना स्टार्ट किया। इवन इंडियन मुस्लिम्स को ज्यादा राइट्स नहीं मिला करती थी, लेकिन इंडियन मुस्लिम्स को भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में चांस देता है। अब बात करते हैं टैक्स की। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे काफी टैक्स वगैरह लिया जाता था। देखिए, लैंड टैक्स बढ़ा के 50% कर दिया गया था, तो काफी हेवी टैक्स लेता था ये। और आगे देखेंगे काफी ज्यादा इसने लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की है, तो काफी कैंपेन्स करने की कोशिश की है। उसके लिए चाहिए पैसा चाहिए, तो आपको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो इसने टैक्स काफी हेवी करा था, जो कि हम जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे इतना हेवी टैक्स नहीं हुआ करता था। लैंड टैक्स बढ़ा के इसने 15% कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे हमने देखा था आपका कितना था, 1/5 से लेके 1/3 तक, ठीक है। इसके अलावा एक खम्स टैक्स वॉर बूटी, यानी कि जो आप एक्चुअली जो ये लड़ाई करते थे, किसी एक राजा दूसरे राजा से लड़ता था इनके टाइम पे,
तो जिस राजा को अगर इसने हरा दिया तो इसका जो सेना जो है इसका जो सारा जो धन दौलत है उसको लूट लेती थी, और लूटने के बाद क्या कहते हैं उस लूट का 80% राजा अपने पास रख लेता था, ठीक है, और 20% जो है सोल्जर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। तो ये उस समय की प्रथा हुआ करती थी। तो 80% वॉर बूटी जो था, जो लूट का माल था, उसका 80% राजा रखता था और कहता था ये खम्स टैक्स, ठीक है। इसके अलावा हाउसेस पे, पैस्चर्स पे टैक्स बढ़ा दिया गया। तो आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे एकदम टैक्स रिजीम बहुत ही स्ट्रांग कर दिया गया, हर चीज पे ये टैक्स लेने लग गया, ठीक है। अब देखिए कुछ बात करते हैं अकबर के साथ क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो क्योंकि ये एक रिलीजियस टॉलरेंट था, तो इस और हिंदूज के प्रति इंटॉलरेंट नहीं था, तो एक अकबर के साथ कुछ सिमिलैरिटीज भी देखी गई, जैसे कि भाई जैन स्कॉलर्स के साथ डिस्कशन किया करते थे दोनों। तो अकबर के टाइम पे था हरि विजय सूरी के साथ ये रिलीजियस डिस्कशन किया करता था अकबर, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके टाइम पे था जिन प्रभा सूरी, इसके साथ ये रिलीजियस डिस्कशन किया करता था, ठीक है। और इसकी जो रिलीजियस पॉलिसीज हैं, ये जो क्या कहते हैं हिंदूज को सपोर्ट करने की जो पॉलिसीज है, ये ऑब्वियसली काजीज को पसंद नहीं आती थी। तो काजी ने इन दोनों के अगेंस्ट फतवा जारी कर दिया, ठीक है। इनके जो रिलीजियस पॉलिसीज, टॉलरेंट पॉलिसीज हैं, ये आपके काजी लोगों को पसंद नहीं आते थे, तो फतवा लगा देते थे। जैसे कि फतवा लगाया गया था अकबर पे बाई काजी मुल्ला याजदी। अब मोहम्मद बिन पे किसने लगाया वो नहीं पता, लेकिन अकबर पे लगाया था काजी मुल्ला याजदी। ये याद रख सकते हैं, जौनपुर का ये आपका काजी था जिसने अकबर पे फतवा जारी कर दिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, आगे अकबर पढ़ेंगे तो भी देखेंगे। फिर देखिए इसके टाइम पे एक ट्रैवलर आता है, नाम होता है उसका इब्न बतूता। 1333 से 1347 एडी तक में रहता है इब्न बतूता, और इसने एक किताब लिखी, किताब का नाम है किताब उल रिहाला। किताब उल रिहाला लिखी इब्न बतूता ने, ठीक है। और इसने आपका जो मोहम्मद बिन तुगलक का एम्पायर है उसको नाम दिया सिंध या हिंद, ठीक है। सिंध या हिंद नाम से आपका बोला कि ये है क्या कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का एम्पायर का नाम था हिंद या सिंध। ये सब मेंशन्ड है कहां, किताबुल रिहाला, जो कि किताब है इब्न बतूता का। तो इब्न बतूता को खूब सम्मान दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, कहा कि भाई तुम आज से हमारे हो एम्बेसडर। तो अब जबरदस्ती एम्बेसडर बना दिया उसको। तो एम्बेसडर ऑफ सुल्तान के रूप में उसने कहा कि चाइना घूम के आ जाओ, तुम ट्रैवल कर ही रहे हो तो चाइना घूमाओ। तो चाइना घूमने भेज देता है। इब्न बतूता बेसिकली मोरक्को से आता है, मोरक्को से। और जो पोस्टल सिस्टम जो गियासुद्दीन तुगलक के टाइम से बढ़िया पोस्टल सिस्टम आपका किंगडम में होता है, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता कहां से है, अब इब्न बतूता के जो आपका ट्रैवल बुक्स हैं, यानी कि रिहाला में ये बात हमको पता चलती है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको कॉइन्स के साथ बड़ा लगाव था। तो देखिए एडवर्ड थॉमस एक हिस्टोरियन है, उसने कहा सुल्तान ऑफ कॉइन मेकर्स, क्राउन प्रिंस ऑफ द रिचेस, ये सब जो टाइटल्स हैं ये दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। इसको मुद्रा शास्त्र भी बोलते थे लोग, यानी कि कॉइन्स के ऊपर काफी इसका इंटरेस्ट था, ठीक है। अब देखिए कुछ और इसके टाइटल्स देख लेते हैं। तो राजमुंदरी इंस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, एक सरबन इंस्क्रिप्शन मिलेगा, और एक मदुरा ज्ञानपुरेश्वर टेम्पल इंस्क्रिप्शन। तो इन सारे इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब देखिए कुछ बातें बताई गई हैं। राजमुंदरी इंस्क्रिप्शन में विक्ट्रीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइटल उलूग खान है, ये भी हमें मालूम है। और मोहम्मद बिन तुगलक को बोला गया माइन ऑफ द वर्ल्ड। अब क्यों बोला है मत पूछना, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन माइन ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है इसको, ठीक है। इसके बाद सरबन इंस्क्रिप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक को बोला गया है पर्ल ऑफ द क्राउन अमॉन्ग ऑल द एम्पर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद देखिए मदुरा ज्ञानपुरेश्वर टेम्पल इंस्क्रिप्शन में बोला गया है अगही सुल्तान। चलिए आगे देखेंगे। तो ये सब आपके टाइटल्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक हो गए और उसके इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब देखिए पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, जो जिसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके जियाउद्दीन बरनी ने ये के जो राइटिंग्स हैं उनसे हमें ये पॉलिसीज के बारे में पता चलती हैं, और काफी डिजास्टर्स थी मोहम्मद बिन तुगलक की ये पॉलिसीज। और इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे काफी ज्यादा जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं तुगलक एम्पायर के अंतर्गत आ गया था, ठीक है। लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पाए तुगलक एम्पायर, ये कंट्रोल
नहीं कर पाए इस पूरे बड़े एम्पायर को। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये जो आपका पूरा जो बड़ा सा जो साम्राज्य था तुगलक साम्राज्य, वो धीरे धीरे टूट गया। अब जरा मैप में देखते, देखिए ये तुगलक डायनेस्टी की जब पूरे एक्सपेंस में था उस समय इतना बड़ा एम्पायर तुगलक का हुआ करता था। तो पूरा ये देखिए यहाँ पे पेशावर से लेकर नॉर्थ में पेशावर से लेकर साउथ में मदुरई तक आपका इतना बड़ा आपका एम्पायर हुआ करता था। अब बीच में ये जगह देखिए दौलताबाद, ये दौलताबाद, फिर देखेंगे आप वारंगल, फिर द्वार समुद्र, धार, ग्वालियर, कारा, अब दिल्ली, कैपिटल था दिल्ली। ठीक है, तो अब आप देखिए इतना बड़ा जो एम्पायर है, साउथ के एम्पायर्स क्या दिल्ली में बैठ कंट्रोल हो जाएंगे? नहीं होंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। तो इसीलिए आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि देखिए जो आपका कैपिटल है उसको दिल्ली से चेंज करके देवगिरी का नाम चेंज करके दौलताबाद कर दिया गया था। ठीक है, तो आपका देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया गया था और वो बना दिया गया था कैपिटल। ठीक है, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन फरिश्ता आपको मोहम्मद बिन तुगलक के एडवाइजर्स ने बोला है कि देखिए आप जो है कैपिटल को कर दीजिए उज्जैन। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा नहीं, उज्जैन नहीं करेंगे, हम तो दौलताबाद ही करेंगे। दौलताबाद दोबारा देख लीजिए, ये जो है दौलताबाद कैपिटल कर दिया। और उन्होंने कहा कि भाई यहां पे कैपिटल करने के बाद अब हम साउथ को भी अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, भाई नॉर्थ को भी कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन यहां पे वो भूल गए कि भाई दिल्ली बैठना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे जो अटैक्स होते हैं एम्पायर पे वो तो नॉर्थ वेस्ट से होते हैं ना, नॉर्थ वेस्ट से अटैक होते हैं। तो अगर आप दिल्ली में नहीं बैठोगे, दौलताबाद चले जाओगे, तो जो नॉर्थ वेस्ट के अटैक है उसको कैसे कंट्रोल करोगे? और जो नॉर्दर्न एम्पायर तो फिर आपके हाथ से खिसक जाएगा। तो ये बात आपका ध्यान नहीं रख पाया मोहम्मद बिन तुगलक, आगे जाके उसको दिक्कत हुई। तो ये भी एक गलत पॉलिसी थी मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसका काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। दिल्ली से दौलताबाद चले गए, फिर देखा काम बन नहीं रहा है, वो दोबारा दिल्ली लौट के आए। तो आप सोचिए पूरे पॉपुलेशन को लेकर, अपना कैपिटल के पॉपुलेशन को लेकर एक नए जगह पे इसने शिफ्ट हुआ पहले तो, और उसके बाद वापस लौटा। तो उस समय ऐसा तो नहीं था ट्रेन में बैठ के सब लोग पहुंच जाते थे, मतलब सालों लगा के वो दौलताबाद शिफ्ट करता है अपना कैपिटल, फिर सालों लगा के कैपिटल दोबारा दिल्ली शिफ्ट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए करेंसीज के ऊपर इसको बड़ा प्रेम था, करेंसीज के बारे में काफी रिसर्च किया करता था, पढ़ा लिखा भी था। तो इसने कहा था कि हम एक नया टेंडर करेंसी चालू करेंगे। टेंडर करेंसी मतलब टोकन करेंसी। ठीक है, टोकन करेंसी जैसे कि अब होता क्या था, जो सिल्वर कॉइन्स होते थे उसका वैल्यू ज्यादा होता था, कॉपर कॉइन्स का आपका वैल्यू होता था कम। तो इसने कहा कि हम लोग एक टेंडर करेंसी लॉन्च करेंगे जो कॉपर से बनेगा और ब्रोंज से बनेगा, लेकिन इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू सिल्वर के बराबर ही होगा। ये जैसे सिल्वर है, ये कॉपर है, तो कह रहा है कॉपर ब्रोंज का मैं कॉइन बनाऊंगा जिसका वैल्यू सिल्वर की जैसा ही होगा। ठीक है, सेम वैल्यू एज द सिल्वर टन का। और उसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि उस समय आपके एम्पायर में सिल्वर की कमी हो गई थी, तो इसने कहा कॉपर से बना देंगे हम लोग करेंसी। तो हुआ क्या, कॉपर से करेंसी इन्होंने तो बना दी, लेकिन जो जनता थी, जनता ने भी ऐसे कॉपर करेंसी छाप छाप के अपने कॉइन्स निकालने स्टार्ट कर दी। तो यहां होगी प्रॉब्लम। तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे ये इस टेंडर करेंसी को। कोई भी अपने घर में फैक्ट्री लगा के नकली नोट छाप रहा था, मतलब नकली करेंसी छाप दिया करता था। तो ये जो आपका जो डिसीजन था, ये भी एक काफी बड़ा ब्लंडर था ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट बात करते हैं, भाई चला गया था लड़ने खोरासान। खोरासान बेसिकली सेंट्रल एशिया का रीजन है। ठीक है, अफगानिस्तान वाला रीजन है, सेंट्रल एशिया का रीजन है, तो वहां लड़ने चला गया। अपने आर्मी को 1 साल की एडवांस सैलरी दे दी कि भाई चले अब हम लोग चलेंगे लड़ाई करने। तो ये लड़ाई करने पहुंचे खोरासान। जब खोरासान पहुंचे, एक्चुअली उस समय खोरासान की सिचुएशन थोड़ी खराब थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, लेकिन जब तक ये खोरासान पहुंचते वो इंस्टेबिलिटी दूर हो गई। वहां जाके उसने रियलाइज करा कि लड़ाई अगर हम लोग करेंगे तो हार के आना पड़ेगा। तो बिना लड़े पूरी आर्मी को वापस ले आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग ब्लंडर साबित होता है मोहम्मद बिन तुगलक का। इसके अलावा और भी कुछ आपके है, कराचिल तो कुमाऊं हिल्स, तो कराचिल एक्सपीडिशन किया था इन द कुमाऊं हिल्स इन 1337 एडी। ठीक है, इसके अलावा और बात करेंगे हम लोग। अच्छा, अभी इतनी लड़ाइयां लड़ रहा है, इतने क्या ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है मोहम्मद बिन तुगलक की, तो ऑब्वियसली उसके लिए चाहिए आर्मी बिल्ड करने के लिए चाहिए पैसा। तो ऑब्वियसली इसने जो पैसा है लोगों का वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया। यानी कि अगर आप दोआब रीजन जो काफी फर्टाइल रीजन था, उसका टैक्स 10 से 20 गुना बढ़ा देता है, और जो लैंड टैक्स है उसको 3 से 4 गुना बढ़ा देता है। तो इससे जनता हो जाती है नाखुश। तो फार्मर्स बोलते हैं कि भाई हमको फार्मिंग करने का फायदा ही क्या, जब सारा टैक्स गवर्नमेंट ही ले लेगी। तो फार्मर्स ने कहा कि हम एग्रीकल्चर करेंगे ही नहीं, एग्रीकल्चर छोड़ना शुरू कर दिया। तो पूरे एम्पायर में अगर सारे लोग एग्रीकल्चर करना छोड़ देंगे फिर तो आर्मी खत्म हो जाएगी।
तो उसके ये जो टैक्स बढ़ाने का ये काफी बड़ा नुकसान दिखना पड़ा कि आपके दोआब में जो लैंड टैक्स बढ़ाने के कारण फार्मर्स ने फार्मिंग करना ही छोड़ दिया। तो ये कुछ बातें थी मोहम्मद बिन तुगलक की, और रिजल्ट ये हुआ कि हो गया एम्पायर काफी कमजोर। कमजोर जब एम्पायर होता है तो क्या होते हैं, रिवोल्ट्स होते हैं। बड़ा एम्पायर तो था लेकिन 34 रिवोल्ट्स होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक अपने पूरे टाइम में आपका ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ केवल नाचता ही रहा। इन सारे जो रिवोल्ट्स हैं, इन रिवोल्ट्स को क्वेल करने के लिए, क्रश करने के लिए ये अपना पूरा जो टाइम है वो इसी में लगा रहा कि किस तरीके से रिवोल्ट्स को हमें क्रश करना है। तो कई सारे रिवोल्ट्स, और ज्यादातर रिवोल्ट्स कहां होंगे आप बताइए? ज्यादातर रिवोल्ट्स होंगे साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में ज्यादातर रिवोल्ट्स होंगे क्योंकि भैया ये दिल्ली में बैठे हैं। दिल्ली में बैठ के साउथ इंडिया कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो साउथ इंडिया में काफी सारे रिवोल्ट्स देखने को मिले ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए, ये आउट ऑफ द 27 रिवोल्ट्स जो थे वो साउथ इंडिया में थे। पहला जो रिवोल्ट था मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट, दैट वाज बहाउद्दीन। बहाउद्दीन के द्वारा ये रिवोल्ट किया गया। इसको टाइटल दिया गया था गुरशप। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही आपका इसको टाइटल दिया गया था गुरशप का। ये सागर का इक्तादार था। सागर नाम की एक जगह है, वहां का इक्तादार, इक्ता सिस्टम चलता था, हमें मालूम है। तो सागर का इक्तादार हुआ करता था बहाउद्दीन। 1326 में उसने रिवोल्ट कर दिया। कहते हैं हमें तो आजादी चाहिए। इसके अलावा मुल्तान में बहरम आइबा या किशलू खान, तो मुल्तान में हो गया। उसके बाद आपका अहसान खान इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मदुरई बन जाता है 1335 में। अब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया इसने। मदुरई सबसे जो साउथ का रीजन है उसको कहां से दिल्ली से कंट्रोल कर पाएगा? तो नहीं कर पाता है, और इंडिपेंडेंट रूलर बन जाता है अहसान खान ऑफ मदुरई। फिर 1336 में फेमस हरिहर एंड बुक्का, इसके बारे में तो डिटेल में पढ़ेंगे। हरिहर एंड बुक्का ने एस्टैब्लिश किया विजयनगर एम्पायर। किसके टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। टाटा कर दिया इसने मोहम्मद बिन तुगलक को, और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है विजयनगर एम्पायर का। तो ये दो और छोटे किंगडम जो हैं, अभी तो किंगडम होता है विजयनगर का, बाद में जाके एम्पायर बनता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये मदुरई और विजयनगर दोनों ही साउथ के हैं, तो साउथ को कंट्रोल नहीं कर पाते और ये बन जाते हैं इंडिपेंडेंट। और देखिए आपका, देखिए वारंगल का जो रूलर है कृष्णा नायक, जो कि प्रताप रुद्र सेकंड का बेटा था। तो ये भी अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है 1343 से 44 एडी में। तो देखिए वारंगल भी इंडिपेंडेंट हो गया, मदुरई भी हो गया, विजयनगर एम्पायर भी हो गया। ठीक है, और देखिए आपका फखरुद्दीन शाह आपका बंगाल में रिवोल्ट करता है, और अली शाह आपका गुलबर्गा में रिवोल्ट करता है। शाफू अफगान ये आपका मुल्तान में आपका रिवोल्ट करता है। ठीक है, यहां पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, दौलताबाद का जो सूबेदार था आयनुल मुल्क, ठीक है, ये आपका दौलताबाद का भी सूबेदार था, बाद में सूबेदार ऑफ अवध बनता है। ठीक है, तो सूबेदार ऑफ अवध बेसिकली था ये आयनुल मुल्क, खुश था, बहुत बढ़िया था। तो यहां पे मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बोला कि आप अभी सूबेदार ऑफ अवध हैं, आप एक काम करिए दौलताबाद चले जाइए और बन जाइए सूबेदार ऑफ दौलताबाद। तो आयनुल मुल्क ने कहा कि भैया अवध छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, रिवोल्ट कर दिया। तो आयनुल मुल्क रिवोल्टेड, ही वाज द सूबेदार ऑफ अवध। तो ये सारे रिवोल्ट्स होते हैं अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक। और देखिए आपका बीदर का शिहब सुल्तानी ने भी रिवोल्ट किया। इसके बाद आपका ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए 1347 में दौलताबाद का जो उस समय का गवर्नर था हसन गंगू ने कहा कि हम अब आजाद हैं, और इसने एस्टैब्लिश कर लिया बहमनी किंगडम। आगे जाके ये बन जाता है बहमनी एम्पायर। तो ये बन जाता है बहमनी एम्पायर। इससे पहले हमने ये देखा विजयनगर एम्पायर भी था हमारा, जिसका हरिहर और बुक्का के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। तो आगे चल के हम देखेंगे ये बहमनी किंगडम और जो विजयनगर किंगडम में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होने लगी। ठीक है, तो खैर ये तो आगे की बात है। तो आखिरी रेबिलियन अगर आपसे पूछा जाए तो ये गुजरात में हुआ था, जहां पे मोहम्मद बिन तुगलक का एक स्लेव था तागी ने रिवोल्ट कर दिया था। इट वॉज द लास्ट रेबिलियन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने अपनी पूरी जीवन केवल रेबिलियंस को क्रश करने में ही लगा दिया। ठीक है, और पूरे एम्पायर को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। अब मोहम्मद बिन तुगलक मर जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके बाद राजा कौन बनेगा, ये उसका बेटा राजा नहीं बनता, लोग डिसाइड करते हैं, यानी कि जो नोबल्स हैं, नोबल मैन है आपके कोर्ट के, वो डिसाइड करते हैं अगला राजा कौन बनेगा। तो अगला राजा बनता है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक वॉज द इलेक्टेड सुल्तान पूछा जाए कौन है, तो ये है आपका फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक का टाइम आपका होता है 1351 से 1388 तक।
ठीक है, इलेक्टेड सुल्तान है, ठीक है। इसका ओरिजिनल नाम होता है कमलुद्दीन। ही वॉज बॉर्न इन 1309 AD। खैर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसके टाइटल्स पता होने चाहिए आपको। सैयदुस सलातीन, ये जो टाइटल है खलीफा के द्वारा दिया गया था इसको। इसके अलावा इसको अकबर ऑफ सल्तनत भी बोलते हैं। आपका जो हिस्टोरियंस एल्फिस्टोन है एंड इलियट है, इन्होंने आपका फिरोज तुगलक को अकबर ऑफ सल्तनत भी बोला है। जयसिंह ऑफ द सल्तनत भी बोला है, ये जयसिंह ऑफ द सल्तनत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनको बोला गया किंग ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। इनको शौक था नए नए शहर, नए नए कैनाल कंस्ट्रक्शन कराने का शौक था। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को कॉइन्स का शौक था, उसी तरीके से फिरोज तुगलक को कंस्ट्रक्शन कराने का काफी शौक था। आइडियल सुल्तान ऑफ सल्तनत बोला गया है बरनी के द्वारा। इलेक्टेड सुल्तान, क्योंकि भाई आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इसको इलेक्ट किया गया था और कोरोनेशन हुआ था 20 मार्च 1351 AD को। कहां पे? थाट्टा में। थाट्टा बेसिकली इंडस के बैंक के पास एक जगह है, इंडस बैंक में, इंडस नदी के किनारे आपका एक थाट्टा नाम की जगह में कोरोनेशन कराया गया था फिरोज शाह तुगलक का। एज 45, यानी कि बेसिकली रिटायरमेंट के एज में ये राजा बनता है, ठीक है। खैर रिटायरमेंट तो ज्यादा बोल दिया, रिटायरमेंट से कुछ साल पहले ये बन जाता है राजा 45 के एज में। तो उसके बाद इसकी जो ऑटोबायोग्राफी को क्या नाम है? ऑटोबायोग्राफी की मतलब अपनी बायोग्राफी खुद लिखना। तो इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, नाम दिया है फुतुहते फिरोज शाही, और ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाता है। तो इसके टाइम पे आप देखेंगे काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन होते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाता है फिरोजाबाद में। बेसिकली दिल्ली के 7 शहरों के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। उन 7 शहरों में आपके फिरोजाबाद नाम का शहर भी दिल्ली में बिल्ड किया गया था। वहीं पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनवाता है फिरोज शाह तुगलक। आते हैं हम लोग। अच्छा, इसके टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत ज्यादा रायता फैलाया हुआ था और काफी ज्यादा दिक्कत थे पूरे एम्पायर में, ठीक है। तो उसको ठीक कैसे करें ये सोचा इसने। तो इसने कहा कि जो आपके अमीर्स हैं और सोल्जर्स हैं जो मेरे खिलाफ रिवोल्ट कर सकते हैं, उनको हम पैसिफाई करते हैं, ठीक है। उनको हम केटर करते हैं, उनको खुश करते हैं। तो खुश करने के लिए क्या किया इन्होंने? कहा कि भाई हेरिडिटरी प्रिंसिपल लागू कर दिया। भाई मोहम्मद बिन तुगलक कहता था कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो भी हैं वो मेरिट के आधार पर होने चाहिए। फिरोज तुगलक ने कहा कि भाई मेरिट वेरिट की कोई जरूरत नहीं है, आप हेरिडिटरी, मतलब जैसे मान लेते हैं एक आर्मी का जनरल है, उसका बेटा ही आर्मी का जनरल बनेगा। तो जो आपके मिलिट्री पोस्ट में इस प्रकार का हेरिडिटरी पॉलिसी लाना एक समझदारी का काम तो नहीं है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक लाता है क्योंकि उसको डर लगा रहता है कि भाई रिवोल्ट हो जाएगा मेरे अगेंस्ट। तो आर्मी वालों को खुश रखो, आपके जो अमीर्स हैं, जो नोबलमैन हैं, उनको खुश रखो। तो उसके लिए उसने ये किया, ठीक है। जैसे कि भाई किंगडम का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ऐसा सिस्टम, हेरिडिटरी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चालू कर दिया आपका फिरोज शाह तुगलक ने। तो भाई खुश हो गए अमीर्स और सोल्जर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये इरिगेशन टैक्स लेना चालू किया इसने। टैक्सेशन में इसने इरिगेशन टैक्स लेना चालू किया कि भाई अगर हम इरिगेशन दे रहे हैं तो 10% ऑफ यील्ड जो है आप एज इरिगेशन टैक्स देंगे। तो इरिगेशन टैक्स लेने वाला अगर पहला सुल्तान कौन है तो वो आप बोलेंगे फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। अब इसके कैंपेन्स के बारे में बात करते हैं। इसके कैंपेन्स में इसने बंगाल कैंपेन किया 1353 में किया, उसके बाद दोबारा 1359 में किया। बंगाल के पास आपका जाजनगर था, ओडिशा में जाजनगर। तो जाजनगर पे अटैक किया 1360 में। वहां का जो राजा था उसका नाम था भानुदेव थर्ड ओडिशा का अटैक के बाद भाग जाता है और फिरोज शाह ने जगन्नाथ जो पुरी का मंदिर है उसका लूट किया था। तो ये जाजनगर ओडिशा। इसके अलावा नगरकोट कहां है? कांगड़ा में। तो कांगड़ा नगरकोट में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी 1337 में अटैक किया था और 1361 में फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट को अटैक किया। और भाई फाइनल एक्सपेडिशन इसका बेसिकली थाट्टा था। बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं किया उसने कहा कि भाई जो हमारा किंगडम है उसी को संभाल लें, ज्यादा एक्सपेडिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा सिवाय बंगाल और ओडिशा के, ठीक है। अच्छा, अब इसने काफी बिल्डिंग्स बनाए। देखिए सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैनाल्स बनाए किसने? फिरोज तुगलक ने। इन सारे कैनाल्स में 5 जो कैनाल्स हैं काफी फेमस हैं, काफी बड़े कैनाल्स हैं। जैसे कि यमुना से पानी निकाल के हिसार, जो एक नया शहर बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, वहां पे पानी लाने के लिए कैनाल बनाया और उसको उलूग खानी कैनाल बोला गया। उलूग खान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते थे उलूग खान। तो भाई अपने भाई के नाम पे इसने काफी सारे काम किए हैं, ठीक है। यमुना का पानी ले आया फिरोजाबाद में, ठीक है। अपने बनाए हुए शहरों में पानी लाने के लिए यमुना नदी से कैनाल बना के लाता इन नए शहरों में। और वही करा इसने फिरोजाबाद के साथ। घग्गर नदी से पानी का कैनाल लाता है ये फिरोजाबाद में।
सतलुज टू घग्गर भी एक कैनाल बनाता है जिसका नाम है राजवाही कैनाल। सिरमौर हिल्स टू हंसी भी एक कैनाल बिल्ड करता है। तो ये 5 बड़े बड़े कैनाल्स हैं आपके फिरोज तुगलक के टाइम पे। अच्छा, अब जिस प्रकार से रिलीजियस टॉलरेंस दिखाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक जस्ट ऑपोजिट था। वो रिलीजियसली एकदम इंटॉलरेंट था, ठीक है। तो इसने जजिया लगा दिया हिंदूज पे फिरोज शाह तुगलक ने। और मेरठ और तोपड़ा में आपके अशोक के पिलर थे ना, अच्छा लग गया इसको। उसने कहा कि नहीं, अशोकन पिलर मेरठ तोपड़ा में बढ़िया नहीं लग रहे हैं, दिल्ली में ले आते हैं। तो ये दिल्ली में ले आता है ये सारे पिलर्स ऑफ अशोक। फिर अगर हम बात करते हैं, अब देखिए जजिया की जब हमने बात कर ही ली है तो जजिया को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो जजिया जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो आपके नॉन मुस्लिम्स हैं, इस समय नॉन मुस्लिम्स कौन है? हिंदूज। तो हिंदूज पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता था, जजिया टैक्स, ठीक है। तो जजिया टैक्स लगाया था सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने, उसके बाद जजिया लगाया फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। उससे पहले देखिए जजिया जो है ब्राह्मण्स पे जजिया नहीं लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कहा नहीं, ब्राह्मण्स पे भी जजिया लगेगा। तो ब्राह्मण्स ने प्रोटेस्ट भी किया था इसके अगेंस्ट में काफी ज्यादा, तो कुछ फायदा हुआ नहीं। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद आपका औरंगजेब लगाता है जजिया, ठीक है। ये सारे रिलीजियस फैनेटिक्स थे। फिरोज शाह तुगलक भी रिलीजियस फैनेटिक था और औरंगजेब तो आप जानते ही हैं ये भी रिलीजियस फैनेटिक हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा आपका फरूख सियार, अब देखिए मुगल एम्पायर खत्म होने के बाद फरूख सियार सुल्तान राजा बनता है, सुल्तान तो नहीं, मुगल एम्पायर बनता है फरूख सियार। ब्रिटिशर्स के टाइम भी हो गया था उस समय, तो उसने भाई पहले तो अबॉलिश किया, उसके बाद दोबारा रीइंपोज कर दिया। तो ये 4 रूलर्स ऐसे हैं फेमस रूलर्स जो जजिया इन्होंने अपने टाइम पे लगाया। तो ऐसे कौन से रूलर थे जिन्होंने जजिया हटाया? तो जजिया हटाने के बारे में बात करें तो अकबर ने जजिया हटाया। इसके अलावा परमानेंटली हटा दिया गया था भाई मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे भी परमानेंटली जजिया हटा दिया गया था। तो ये कुछ बात हमने करी जजिया की, ठीक है। लेकिन अब एक और चीज हमको ध्यान में रखना है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आप देखेंगे जो टैक्सेस हैं, बहुत ज्यादा टैक्स लिया करता था मोहम्मद बिन तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि भाई बहुत सारे टैक्स हम लोग हटा देंगे। तो फिरोज तुगलक ने बहुत सारे टैक्स हटा दिए थे। तो वो टैक्स कौन से हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, उनके नाम याद रखते हैं, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जैसे कि आपका गुल फरोशी इज द सेल ऑफ फ्लावर्स। गुल नाम से समझ में आ रहा है, मतलब फ्लावर। आमिर ए तरब मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स, ये भी खत्म किया। उसके बाद रोगनगिरी वाज द प्रोड्यूसिंग ऑयल जो प्रोड्यूसर्स होते थे उन पर टैक्स लगता था एक्स्ट्रा। खिजराबाद था टैक्स ऑन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उसमें भी टैक्स ले रहा है। एडिशनल टैक्स कुछ बच जाए तो उसको अबद नाम से एक टैक्स होता था और एडिशनल टैक्स। उसके बाद एहतिसाबी टैक्स क्या था ये समझते हैं। देखिए उसने अपॉइंट कर रखे थे अपने किंगडम में मुहतसिब, जो देखते थे कि जो लोग जो है आपके जो मुस्लिम्स हैं वो शरिया से चले, मतलब शरिया को एनफोर्स करने का जो एक ऑफिसर था मुहतसिब, इसको एक अथॉरिटी दे दी गई थी कि आप टैक्स ले सकते हो। तो ये जो टैक्स लगाता था उसको बोलते थे एहतिसाबी। इसके अलावा किमार खाना वॉज गैमलिंग टैक्स। उसके बाद जीजी जा ए तंबोल, ये आपके पान के पत्तों पे टैक्स जो लगते थे उसको बोलते थे जीजी जा ए तंबोल। उसके बाद जजारी और कसाबी, ये थे बुचर्स के ऊपर टैक्स लगता था। नद्दाफी वॉज द टैक्स ऑन कॉटन। साबुनगरी, नाम से पता चल रहा है साबुनगरी मतलब सोप पे जो टैक्स लगता था। और निकाही मतलब निकाह बेसिकली मैरिज बोलते हैं ना, तो निकाही मतलब मैरिज के ऊपर भी टैक्स लेता था। तो इतने सारे टैक्स थे, इनको आपका फिरोज शाह तुगलक ने एबॉलिश कर दिया, ठीक है। तो अब फिरोज शाह तुगलक क्योंकि ज्यादा एक्सपैंड नहीं किया तो उसके टाइम पे ज्यादा रेबिलियन तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी हुए। पहला जो रेबिलियन हुआ वो हुआ था सूबेदार दमागनी, गुजरात का सूबेदार था जिसने रिवोल्ट किया। दूसरा जो रेबिलियन था वो था आपका खड़कू, जो था रूलर ऑफ काटेहार, रुहेलखंड नाम की जगह है काटेहार, उसका रूलर हुआ करता था खड़कू, जिसने आपका रेबिलियन किया था। सूबेदार दमागनी और खड़कू ने रिवोल्ट किया, ठीक है। अच्छा, जो पोजीशन ऑफ सुल्तान था उसको दिया गया था भाई खलीफा ऑफ इजिप्ट। तो भाई बेसिकली इजिप्ट का जो खलीफा था, ये जो आपका फिरोज तुगलक कहता था कि भाई उसके अंडर हम काम कर रहे हैं, उसके अंडर में है हम, ठीक है। तो इसने खुद को बुलाया नायब खलीफा बुलाया। कहते हैं कि जो खलीफा है उसके नायब के एज ए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऐसा सुल्तान था जिसने खुद को बोला नायब खलीफा।
देखिए इसके अलावा इसने आपका जो मुस्लिम वुमेन का एंट्री था, आपके जो सेंट्स थे ना, सूफी सेंट्स वगैरह है, उनके जो मजारों पे, उनके श्राइन्स पे मुस्लिम वुमेन का जाना अलाउड नहीं था। अच्छा, जजिया लिया था ब्राह्मण्स पे, ये हमने देखा। और रिलीजियस फैनाटिक है, हमने बताया ना। तो आप देखिए ये ही बर्न्ट अलाइव अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण को उसने जिंदा जला दिया था। तो ये सब भी कुछ आपके कुछ इवेंट्स हैं उसके रिलीजियस इंटॉलरेंस को शो करते हैं। इसके अलावा देखिए इसने कहा कि कोई भी म्यूरल्स यानी कि वॉल पेंटिंग्स वगैरह होती है ना आपके पैलेस में, उसको बैन कर दिया गया था। कहा था कि गोल्ड और सिल्वर के यूटेंसिल्स में हम लोग नहीं खाना खाएंगे, और जो ब्रोकर्ड गारमेंट्स और क्लॉथ्स वगैरह जो होते हैं उसमें ह्यूमन फिगर्स बनाए जाते हैं, मतलब कपड़ों में ह्यूमन फिगर्स का बनना, ठीक है, उसको भी बैन कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें भाई बैन होती हैं, तो भाई इसने भी बैन कर दिया। मतलब इस्लाम में अलाउड नहीं होता है, तो उसके हिसाब से इन्होंने बैन कर दिया इन सब चीजों को। और लोगों को पैसे देता था ये कन्वर्ट करने के लिए, इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए लोगों को पैसे दिया करता था फिरोज तुगलक, ठीक है। और कोई भी अगर इसको लगता था अन इस्लामिक काम कर रहा है, नॉन इस्लामिक एक्टिविटीज कर रहा है, उसको मार देता था। जैसे कि हमने देखा ब्राह्मण्स को मार दिया इसने एक। इसके अलावा रुकनुद्दीन एक आदमी था, उसको भी इसने मार दिया। अहमद बिहारी खुद को भगवान प्रोक्लेम करता था, तो इसी बात पे इसको मार दिया। तो ये सब काम काफी इसने किए हैं अपने टाइम में। लेकिन टैक्सेस कम कर दिए इसने, तो 24 टैक्स हटा दिए, जिसकी वजह से आपका किंगडम को हुआ 30 लाख का नुकसान, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि भाई हम इस्लाम के रूल्स को फॉलो करेंगे, इस्लाम में जो टैक्स बोला गया है वही टैक्स लगेगा। तो 4 टैक्स बोला गया है, तो 4 टैक्स लगता था, जैसे कि जजिया, जक़ात, खरज। अच्छा, जजिया तो पता है हिंदूज पे जो टैक्स लगता था, नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स। जक़ात जो आपके मुस्लिम्स के डेवलपमेंट के लिए टैक्स यूज होता था, वो था जक़ात। इसके अलावा खरज, लैंड टैक्स 1/5 था इसका। देखिए 50% था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, इसने 1/5 कर दिया, 20% कर दिया केवल। और खम्स, वॉर बूटी जो थी, आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे 4/5 आपका राजा रखता था और 1/5 रखता था कौन सोल्जर्स। इसने कर दिया उल्टा, इसने कहा था 80% जो है वो सोल्जर्स रखो, 20% स्टेट रखेगा। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम उल्टा होता था, स्टेट 80% रखता था और सोल्जर्स को 20% मिलता था। तो देखिए ये भी उसने उल्टा कर दिया, तो ज्यादा टैक्स बर्डन उसने कम कर दिया, ठीक है। खम्स, वॉर बूटी में भी इसने इस्लाम के मतलब रूल्स के हिसाब से 80% मिलना चाहिए आपका सोल्जर्स को, तो वही सेम रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके अलावा आपका इरिगेशन टैक्स लगाया हके शर्ब नाम से, तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं। और रूलर ऑफ मालवा इसके टाइम पे था हुसैन घोरी, उसको टाइटल दिया दिलावर खान का। फिरोज तुगलक के द्वारा आपका नाम दिया गया हुसैन घोरी। इसके अलावा देखिए अब ये बेसिकली ये एक रिलीजियस फैनाटिक था, हिंदूज को काफी टॉर्चर किया करता था। लेकिन हिंदू स्क्रिप्चर्स उसको जहां भी दिख जाते थे वो कहता था हम पर्शियन में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो जो हिंदू स्क्रिप्चर्स में जो ज्ञान है उसको वो चाहता था कि भाई हम सीखे, तो पर्शियन में उसको ट्रांसलेट कर दिया गया था। उसके लिए उसने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट अलग से खोल कर रखा था। एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मेंशन्ड है, राग दर्पण नाम की किताब थी म्यूजिक के ऊपर, उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। और भी कई सारे आपके जो किताबें हैं उनको उसने ट्रांसलेट किया। और ये गार्डन बहुत बनाया करता था, एकदम मस्त गार्डन बनाता था ये। 1200 गार्डन इसने बनाए थे दिल्ली में, 30 गार्डन अलाउद्दीन खिलजी के थे, उसको रिस्टोर किया। 44 गार्डन बनाए चित्तौड़ में, और इन गार्डन से काफी पैसा भी अर्न करता था। ये करीबन 1,80,000 टन का अर्न किया करता था हर गार्डन से। और इसने कहा कि भाई गार्डन में जो फल लगते हैं उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है। तो पहला ऐसा सुल्तान था जिसने आपके फ्रूट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए काफी काम किया, ठीक है। और ये देखिए भाई अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी थी वो बेसिकली थी रिलीजन अंडर स्टेट, यानी कि स्टेट पर रिलीजन हावी नहीं होना चाहिए, रिलीजन के अंडर होना चाहिए, स्टेट के पावर के अंदर आपका रिलीजन काम करना चाहिए। रिलीजन जो है स्टेट से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली सेकुलर स्टेट का प्रिंसिपल आपका अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम पे दिया था। तो पहला ऐसा टर्किश सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ये ऐसे ही बता दिया, ये तो वैसे पहले भी बताया। चलिए अब और बात करते हैं। इसने कुछ जैसे आपके पॉन्ड्स हैं उनको रिपेयर किया, जैसे कि हौज ए इलाही, इसको अलाउद्दीन खिलजी का पॉन्ड बोलते थे। तो हौज ए इलाही को इसने रिस्टोर किया, हौज ए शमशी को इसने रिस्टोर किया। तो ये सारे कुछ आपके जो पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, उनको रिस्टोर करने, रिपेयर करने का काम भी किया है फिरोज तुगलक ने।
तो भाई कंस्ट्रक्शन का मास्टर था, कंस्ट्रक्शन करा करता था। अच्छा देखो, इसके अलावा आपके 5 दारुल शिफा खोला। दारुल शिफा मतलब चैरिटेबल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप फ्री में इलाज कर सकते हैं, तो चैरिटेबल हॉस्पिटल दारुल शिफा। 7 इसने डैम्स बिल्ड किए, 120 रेस्ट हाउसेस बिल्ड किए कि भाई आपके जो आपका हाईवे था, मतलब उस समय की जो सड़कें थी, सड़कों के आसपास ये रेस्ट हाउसेस बनाया करता था कि आदमी रेस्ट ले सके, ठीक है। और इसने एक और डिपार्टमेंट खोला, डिपार्टमेंट अभी हम लोग पूरा लिस्ट देखेंगे अगले स्लाइड में। तो फिरोज तुगलक ने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी एक ओपन किया, पब्लिक वर्क करने के लिए, मतलब सड़कें वगैरह बनाने के लिए और कैनाल्स वगैरह बनाने के लिए, जो भी आपका जनता के काम आएगी चीजें, उसको बिल्ड करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, शोरत आम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आज के टाइम पे आप बोल सकते हैं। इसके अलावा स्टार्ट किया इसने दीवाने खैरात। दीवाने खैरात में कहा कि लोगों को चैरिटी किया करता है, करेगा, ये फाइनेंशियल हेल्प करेगा, खासकर जो विडोज हैं और जो मुस्लिम ऑर्फेंस है, भाई हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं, मुस्लिम ऑर्फेंस के लिए, ठीक है, उनको ये पैसा देगा, फाइनेंशियल हेल्प करेगा। तो राजस्थान स्टेट से जितना रेवेन्यू आता था, उस पूरे रेवेन्यू को ये डाल देता था दीवाने खैरात में, और उससे ये लोगों को हेल्प करता था, मुस्लिम लोगों को हेल्प करता था, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बेसिकली मैरिज ऑफ पुअर मुस्लिम गर्ल्स, जो पुअर मुस्लिम गर्ल्स से शादी नहीं कर पा रही अपना, उनको हेल्प करता था। तो एक मैरिज डिपार्टमेंट भी इसने खोल दिया था, मैरिज डिपार्टमेंट, शादी करवाया करता था ये। चलिए, और अब हम लोग देखेंगे सारे डिपार्टमेंट्स। तो इसके पहले डिपार्टमेंट का नाम है दीवाने इश्तिहक। इश्तिहक मतलब पेंशन डिपार्टमेंट। शोरत आम, ये हमने देखा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। फिर दीवाने खैरात, ये भी हमने देखा डोनेशन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक असिस्टेंस टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। फिर दीवाने बंदागान, ये बंदागान मतलब स्लेव डिपार्टमेंट, स्लेव्स का खरीदना बेचना इसके टाइम पे काफी ज्यादा हो गया था, 1,80,000 स्लेव्स हो गए थे अंडर दीवाने बंदागान। उसके बाद था दीवाने रिसालत, ये पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट था, भाई आप कंप्लेन है, कंप्लेन डाल दीजिए गवर्नमेंट के खिलाफ। और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट भी इसने खोला था, ऐसे सारे इसने कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स खोले थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसने कई सारे सिटीज बनाए। कौन सी सिटीज? हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, और अपने भाई जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जौनपुर, ठीक है। फिरोज शाह कोटला नगर दिल्ली में बनाया, ठीक है। जौनपुर गोमती नगर के पास है, आप जानते हैं, ठीक है। तो इसको अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड भी बोलते हैं। क्यों? इसके एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से इसको अकबर भी बोला जाता है। और ये बोला हेनरी एलियट एल्फिंस्टोन, एलियट के द्वारा बोला गया अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड। अच्छा, इसके टाइम पे ऐसा हो गया बिजली गिरी और कुतुब मीनार का जो चौथा फ्लोर है वो डैमेज हो गया, सबसे ऊंचा वाला फ्लोर। तो इसने भाई चौथे फ्लोर को रिपेयर कराया और 5वां फ्लोर अलग से बनवाया। तो आपसे बोलेंगे कि अगर बात करें कुतुब मीनार की, कुतुब मीनार के बनने में कितने लोगों का हाथ है, तो देखिए आप ऐबक के टाइम पे चालू हुआ था, इल्तुतमिश के टाइम पे फिनिश हुआ, और रिपेयर वर्क फाइनली फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तो भाई कुतुब मीनार के बनने में इन 3 लोगों का योगदान है। अशोकन पिलर्स मेरठ टोपरा से दिल्ली ले आया था, ये सब हम लोग जानते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं ये इस्लामिक लॉज। इस्लामिक लॉज लोगों को फॉलो करवाया करता था, ठीक है। तो इसने कुछ कुछ इस्लामिक लॉज बनाए थे, नाम दिया था फिक ए फिरोज शाही, पर्शियन में लिखा था किताब। तो अभी देखिए औरंगजेब ने, अब जब इस्लामिक लॉज की बात हुई है तो इस्लामिक लॉज की एक किताब लिखी थी औरंगजेब ने भी, नाम दिया था फतवाए आलमगिरी। तो ये भी आपके रूल्स थे जो आपके औरंगजेब के टाइम पे फॉलो किए जाते थे। तो फतवाए आलमगिरी लिखा था इन अरेबिक। तो आप देख रहे थे रिलीजियस बिगड़ तो था ही ये फिरोज तुगलक, तो टेम्पल जहां मिलता था डिस्ट्रॉय करता था ये। तो देखिए जगन्नाथ टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया इसने पूरी उड़ीसा में, और उसको लूट लिया, ठीक है। और कह दिया कि कोई भी हम लोग टेम्पल तोड़ते हैं उसको कोई रिपेयर नहीं करेगा। टेम्पल्स को तोड़ा था और टेम्पल्स को रिपेयर करने पे इसने बैन लगा दिया। तो ये बात और प्रूव करता है ये रिलीजियस कितना इंटॉलरेंट था और रिलीजियस बिगट हुआ था फिरोज तुगलक। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग ऑटोबायोग्राफी की बात कर ली, फुतुहत फिरोज शाही। चलिए आगे बढ़ेंगे, कॉइन्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कॉइन्स के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो कॉइन्स में देखिए सिल्वर कॉइन को कहा जाता था टनका, कॉपर कॉइन को कहा जाता था जीतल। कॉपर कॉइन, एक जीतल का आधा वैल्यू का कॉइन होता था, आधा, नाम ही आधा है, ठीक है। 1/3 जीतल वैल्यू रखने वाले कॉइन का नाम था बीखा, आधा बीखा। और 1/6 जीतल जो अमाउंट, जो आपका वैल्यू रखने वाला जो कॉइन है उसको बोलते थे शसगनी, ठीक है। इसके अलावा एक बुक लिखी गई है दलाइल फिरोज शाही, किसके द्वारा लिखी गई है? इजुद्दीन खाली खानी,
दलाइल फिरोज शाही किसने लिखी है? इजुद्दीन खाली खानी। नाम याद रखिए, ये सब बुक्स एंड ऑथर्स पूछ लेता है, यही इंपॉर्टेंट है आपके मेडिवल इंडिया में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो मिस कर ही नहीं सकते। ठीक है, सारे जो बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट है मेडिवल में। अच्छा, ज्वालामुखी टेम्पल जो है उसको डेसिक्रेट किया था, उसको भी तोड़ने का काम किया था इसने। तो नगरकोट का जो कांगड़ा वैली का कैंपेन था उसमें ज्वालामुखी टेम्पल को तोड़ा था इसने। लेकिन उसके अंदर, टेम्पल के अंदर आपको संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले थे, तो उसने कहा था, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया था कि इसको ट्रांसलेट करो। तो जहां भी उसको ऐसे हिंदू स्क्रिप्चर्स दिखते थे, उसका ज्ञान लेने के लिए उसको पर्शियन में ट्रांसलेट कर लेता था, लेकिन जहां मंदिर दिखता था वहां तोड़ देता था। तो ये नेचर था आपका फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग आखिरी सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी। कई सारे सुल्तानों का नाम हमने पहले मेंशन किया है आपका लेक्चर के स्टार्टिंग में। तो दो बड़े जो आपके तीन थे, गियासुद्दीन, मोहम्मद बिन और फिरोज शाह, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग फाइनली सबसे आखिरी जो सुल्तान है उसके बारे में बात करते हैं। तो अब देखिए, आखिरी सुल्तान अगर ऑफिशियली बोला जाए नसरुद्दीन महमूद शाह है दिल्ली का। लेकिन इसके टाइम पे दो ऐसे रूल हो गए थे। दिल्ली में नसरुद्दीन महमूद शाह रूल करता था और फिरोज शाह में आपका नुसरत शाह रूल करता था। तो इसके टाइम पे ही ऐसा विभाजन टाइप का हो गया था। लेकिन ऑफिशियली अगर पूछा जाए तो लास्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज नसरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1412। लेकिन इस टाइम तक तुगलक डायनेस्टी की हालत एकदम पस्त हो गई थी। उनके सारे जो किंगडम थे बहुत छोटा हो गया था। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद का जो वजीर है उसका नाम था मल्लू इकबाल। ये पहले स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया है, आखिरी सुल्तान। ठीक है, और इसके टाइम पे बहुत सारे जो आपके किंगडम के जो अलग अलग किंगडम है आजाद हुए। जैसे कि जौनपुर में जो बनाया था फिरोज तुगलक ने नसरुद्दीन महमूद शाह के टाइम पे, ख्वाजा जहान या मलिक सरवार रूलर बनता है जौनपुर का। और आगे जाके आप देखेंगे शर्की डायनेस्टी चालू करेगा। मुजफ्फर शाह फर्स्ट गुजरात का रूलर बन जाता है अलग होके। गियासुद्दीन आजम शाह बंगाल का रूलर बन जाता है आजाद होके। उसके बाद शाइखा खोखर ये आपका पंजाब का रूलर बनता है। और खानजादा बहादुर खान ये मेवात का रूलर बन जाता है। ये तब छोटे छोटे किंगडम्स अलग हो जाते हैं फ्रॉम दिल्ली सल्तनत और अपना इंडिपेंडेंट रूल स्थापित कर लेते हैं। देखिए, अब फिर एक बहुत तगड़ा ब्लो लगता है 1394 से 1412 ना। इस समय आपका तैमूर जो है, तिमूर या तैमूर बोल लीजिए, जो बोल लीजिए, तिमूर या तैमूर, ये इन्वेड करता है 1398 में और पूरे दिल्ली सल्तनत को डिस्ट्रॉय करता है, तुगलक डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करता है अच्छे से। ठीक है, तो ये इसके बाद एकदम तुगलक डायनेस्टी एकदम ना के बराबर हो गई, खत्म ही हो गई। और हिस्टोरियंस ने यहां तक कहना चालू कर दिया द सल्तनत ऑफ शहनशाह एक्सटेंड फ्रॉम दिल्ली टू पालम। ये कहते हैं, मतलब एक तरीके से टॉन्ट मारा कि तुगलक के टाइम पे जो शहनशाह है उसका जो सल्तनत है वो दिल्ली से पालम से ज्यादा नहीं है, केवल दिल्ली टू पालम ही इनका अथॉरिटी है, बाकी पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन हो गया था, नाम का एक रबर स्टैंप बन गया था तुगलक जो आपका रूलर था। ठीक है, कोई उसमें पावर थी नहीं, सारे जो आपके किंगडम से आजाद होकर अलग हो गए थे। तो भाई नसरुद्दीन महमूद फाइनली मरता है 1412 में। कहां पे? कैथल में। तो इसके बाद नया सुल्तान बनता है दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी बनता है नया सुल्तान। लेकिन अब ये जो तिमूर है, तिमूर अपने पीछे छोड़ जाता है गवर्नर ऑफ मुल्तान खिजर खान। ठीक है, खिजर खान को सपोर्ट होता है तैमूर का। तो अब खिजर खान अटैक करता है दौलत खान लोधी पे और इसको हरा देता है 1414 एडी में। और खिजर खान स्थापित करता है सैयद डायनेस्टी, तो 1414 से लेके 1451 एडी, ज्यादा टाइम तक तो रूल नहीं कर पाती, लेकिन ये होती है सैयद डायनेस्टी। तो आज के सेशन में केवल हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये पूरा आपका तुगलक डायनेस्टी आज के सेशन में हम लोगों ने फिनिश कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग आगे सैयद डायनेस्टी और उसके आगे डायनेस्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, इसको रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में।